यूपी पीजीटी 2026 का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर जो आज ही हुआ है 14 जून 2026 को, सबसे पहले सबसे सही तरीके से एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर आपको देखने को मिल रही है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार सर ले आया हूं यूपी पीजीटी 2026 इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि आज 14 जून 2026 को हुआ है। चलिए उसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि क्या कंसेप्ट जो हैं वो पूछे गए हैं और उनके राइट आंसर जो है वो कौन कौन से हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और पूरा एग्जाम देखिए और नए कंसेप्ट को सीखते रहिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सक्सेस ऑफ पंप प्राइमिंग डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी कि पंप प्राइमिंग का जो कंसेप्ट है आपको यहां देखने को मिल रहा है। पंप प्राइमिंग जो है वो हम केंजियन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें जब एक इकोनॉमी के अंदर मंदी आ जाती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो पैसा इंजेक्ट करती है। गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो मार्केट के अंदर जो है वो पैसा डालती है। और पैसा क्यों डालती है? ताकि इकोनॉमी वापस से सही हो जाए, मार्केट में अंदर जो है इकोनॉमी जो है वो वापस से सही दिशा में बढ़ना शुरू कर दे और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। इस वजह से इस कंसेप्ट को बोलते हैं पंप प्राइमिंग। यानी कि जैसे हम वाटर को निकालते हैं और वाटर को जब हम निकालते हैं तो हेडपंप के अंदर पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं। जब हम हेडपंप में पानी डाल करके पंप मारते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि वो नीचे जो स्टोर पानी है वो भी खींच लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार गवर्नमेंट क्या करती है कि थोड़ा सा पैसा इकोनॉमी के अंदर डालती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो रुकी हुए जो पैसे हैं वो भी चल पड़ते हैं और हमारी इकोनॉमी वापस से सही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप पंप प्राइमिंग का कंसेप्ट देख रहे हैं। कह रहे हैं कि देयर शुड बी डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो वहां पर डेफिसिट फाइनेंसिंग भी हो सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब नए नोटों को छापना, घाटे का वित्त पोषण करना। तो हो सकता है कि वो नए नोट छाप करके पंप प्राइमिंग करे। लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स नॉट फ्रॉम पर्सन्स, लोन जो है वो व्यक्तियों से ना लेकर के बैंकों से लिया जाए, ये भी जरूरी है। क्योंकि लोगों से अगर वो बॉन्ड या जो भी उसने ओएमओ बेच रखे हैं वो ले लेगा तो लोगों से पहले ही उनके पास जो है एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है, पहले ही वो पैसा जो है वो नहीं खर्चना चाह रहे हैं, और अगर उनके पास पैसा कम हो जाएगा तो पैसा नहीं खर्चेंगे। तो ऐसे में आप देखोगे कि बैंक से लोन लेना जो है वो प्रेफर कर सकती है। तो आप कहेंगे कि 1 और 2 तो सही हो रहा है। थर्ड और देख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी इंक्रीज्ड बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी तो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ेगी। यस, तो आप कहेंगे 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो पहले का 1 2 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इज रिलेटेड विद। जब हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं तो 2 प्रकार से सर्कुलर फ्लो को हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं रियल सर्कुलर फ्लो और एक हम पढ़ते हैं मनी सर्कुलर फ्लो। जब हम मनी वाला पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में जो भी वो उसके फैक्टर को इनकम देता है वो, और जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट करता है वो, इसको हम सब पढ़ते हैं मनी सर्कुलर फ्लो के अंदर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम वहां पर आप देखते हो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में होता है। यस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है आपको दी गई है। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि कैश, ठीक है ना, कैश जो है वो किसके साथ में जुड़ेगा? तो कैश आप देखते हो डॉलर, यानी कि सीधा आपको दिख रहा है या तो रुपी होगा या डॉलर होगा, तो आप कहेंगे यस। फिर कहते हैं आपका क्या, मनी इन करंट अकाउंट, मनी इन करंट अकाउंट। तो मनी आपका जो है वो करंट अकाउंट में है तो वो आप चेकबुक से लेते हैं। मनी करंट अकाउंट के जो भी पैसे है वो आपके चेकबुक के आप इस्तेमाल करते हैं। नियर मनी जो है वो आपका चेक हो सकता है, ये आपको ध्यान कर लेना है। नियर मनी में आपकी चेक आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या आंसर देना है वो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक आध क्या आ रहा है 3, तो एक आध 3 आपका एक तो ऑप्शन ए में आ रहा है, एक ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, दूसरा मनी इन करंट अकाउंट जो है वो आप फिक्स और टाइम डिपॉजिट में नहीं ले सकते, शेयर में नहीं ले सकते, वो आपका चेकबुक में ही जाएगा। तो बी जो ऑप्शन है उसका आपका एक ही जाएगा, तो बी आपका यहाँ भी एक जा रहा है, यहाँ भी एक जा रहा है। ठीक है, फिर आपका जाता है नियर मनी। नियर मनी जो है आपकी वो आपको देखना पड़ेगा। नियर मनी का कंसेप्ट क्या होता है कि नियर मनी का मतलब होता है कि आप जो है, ठीक है ना, आप जो है वो
उस पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जल्द ही कैश में कन्वर्ट करके और लिक्विड बना सकते हैं। ठीक है, तो नियर मनी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, नियर मनी के अंदर हम फिक्स डिपॉजिट को पढ़ते हैं, चेक्स वगैरह को पढ़ते हैं। ठीक है, और हम इसमें फिक्स डिपॉजिट को तो हम पढ़ते ही हैं। तो आपको ये ध्यान करना है, फिक्स डिपॉजिट आपको यहाँ दिया हुआ है, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। तो नियर मनी जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन के साथ में चला जाएगा, और नॉन मॉनेटरी फाइनेंशियल एसेट आपका जो है वो शेयर के साथ में चला जाएगा। तो ए का 3, बी का 1 और सी का 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4, 4 का 2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। कहता है कि इंडियन इंडस्ट्रियल फेस्ड चैलेंज इन द फाइनेंशियल 2023। ठीक है ना, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने चैलेंज लिया, मतलब उनको चैलेंज फेस करना पड़ा, चुनौतियां जो है उनका सामना करना पड़ा 2023 के साल में। तो क्यों करना पड़ा, वो असल में ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उस समय पर जो है रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो बड़े जोरों शोरों से चल रहा था, और जो ऑयल जो हमारी इंपोर्टिंग कंट्री थी, जैसे कि हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसके ऊपर एक बड़ा धक्का लगा था, जिस वजह से हमारी जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू नियर मनी। देखो यहाँ भी आ गया है, ये आपको ध्यान करना है कि जो रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ही क्या करना है कि नियर मनी डिपेंड ऑन द लिक्विडिटी। यस, नियर मनी जो है वो लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। नियर मनी कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन। नो, क्योंकि नियर मनी जो होता है वो डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि नियर मनी को पहले हमें लिक्विडिटी में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसको कैश में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, और यहां पर आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो नियर मनी जो है वो एसेट है जो हाईली लिक्विड होता है। यस, क्योंकि वो आप उसको जो है लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। नियर मनी परफॉर्म सम फंक्शन ऑफ मनी, तो नियर मनी जो है मनी के कुछ फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। यस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कहता है वो गलत कह रहा है, क्योंकि इसको पहले जो हमें कैश में चेंज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल आर सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स। तो आपको पता है जब हम इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं आइडियल इंडेक्स, जिसको कहा जाता है फिशर का इंडेक्स, और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिशर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कहते हैं कि इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द प्राइस लाइन इज टेंडिंग टू द इंडिफरेंस कर्व बिकॉज। ठीक है ना, तो आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व या फिर आपका जो कंज्यूमर है वहां इक्विलिब्रियम में होता है, वहां इक्विलिब्रियम में होता है जहां पर आपकी बजट लाइन और आपका आईसी कर्व जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यानी कि इनका स्लोप जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो बजट लाइन का स्लोप आपका क्या रहता है, बजट लाइन का स्लोप आपका रहता है px/py, और आपका आईसी कर्व का जो स्लोप है वो क्या रहता है mux/muy, या इसी को हम बोल देते हैं mrsxy। ठीक है, तो यानी कि ये और ये इक्वल हो जाए, ये या ये इक्वल हो जाए। ठीक है, बात एक ही है, आपका जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा तो आप कहेंगे mrsxy जो बराबर हो जाए px/py। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, तो आपको ये ध्यान करना है कि जो हम अभी बात कर रहे थे, मैंने अभी आपको बोला था कि जो नैरो मनी होती है, या सॉरी जो नियर मनी होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट और इसके अंदर हम जो है वो एनएससी को शामिल करते हैं। एनएससी नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को जो है हम इसमें शामिल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टर्म इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज यूज्ड टू इंडिकेट। तो आपको मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को जो है वो हम पढ़ते हैं। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जो रेवेन्यू डेफिसिट में से हम जो भी एसेट क्रिएशन के ऊपर ग्रांट जो हमारी लग रही है उसको हम निकाल देते हैं, यानी कि उसको हम छोड़ देते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसेट को क्रिएट कर रही है, तो वो असल में हम उसको रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में नहीं देखते हैं, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो जो डेफिसिट है वो हम रेवेन्यू में काउंट कर रहे हैं, इस वजह से वो रेवेन्यू का पार्ट है, लेकिन क्योंकि वो एसेट को क्रिएट कर रहा है तो वो कैपिटल में चला जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं,
इस रेवेन्यू डेफिसिट को हमने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बना दिया, जहां पर हम सिर्फ देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू में कितना जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में कितना डेफिसिट देखने को मिल रहा है। वो रेवेन्यू यानी कि वो रेवेन्यू डेफिसिट जो कैपिटल क्रिएट कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो है हमें आगे जा करके उसके परिणाम जो है वो अच्छे मिलेंगे, इसलिए हम उसको जो है वो निकाल देते हैं। तो हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखते हैं। तो टोटल रेवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूडिंग ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट जो आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, डॉक्टर ए के खंडेलवाल कमेटी जो है एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान करना है कि ए के खंडेलवाल की जो कमेटी जी थी वो बैंक से संबंधित थी, ठीक है ना, जिसमें हम 2000 आई थिंक 14-15 के आसपास की बात है, ठीक है, मैं इसको भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बैंक्स जो थे ना, पब्लिक बैंक्स, उसके अंदर जो आप देखते हैं कि कर्मचारी होते हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट है उससे संबंधित जो है ये ए के खंडेलवाल की कमेटी थी। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो है ये कमेटी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडम स्मिथ कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ टैक्सेशन दिए हैं और उसमें से एक कैनन ऑफ टैक्सेशन आपका दिया है कन्वीनियंस, एक दिया है इक्विटी, एक दिया है सर्टेनिटी और एक दिया है इकोनॉमी, ठीक है ना। कैनन ऑफ इकोनॉमी जो है वो भी दिया है, आपको ध्यान कर लेना है। लेकिन उन्होंने जो नहीं दिया है वो दिया है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ये उन्होंने नहीं दिया है और आपसे जो नहीं दिया है वही पूछा गया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन ये दिया किसने है, तो ये दिया है बेस्टेबल ने। बेस्टेबल ने जो है इस कैनन को दिया है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ये आप ध्यान कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरले शाह have divided money in which two parts। तो जब हम कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़ते हैं, जब हम अप्रोच पढ़ते हैं और मनी की थ्योरीज जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम ऐसी अप्रोचेज पढ़ते हैं, तो वहां हम गुरले शाह अप्रोच देखते हैं, ठीक है। तो गुरले शाह की जो अप्रोच है उसमें उन्होंने मनी को किन 2 भागों में बांटा है। तो आपको ये ध्यान करना है कि उन्होंने जो 2 भागों में बांटा है वो एक है इनसाइड मनी और एक है आउटसाइड मनी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट हो जाता है। इनसाइड मनी वो जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा और जिसमें हम देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन से मनी को क्रिएट कर लेते हैं कमर्शियल बैंक, वो उनको इनसाइड मनी का कंसेप्ट वो मानते हैं। और जहां हम देखते हैं कि इकोनॉमी में बाहर से पैसा आ रहा है, चाहे बोरिंग से आ रहा है या एफआई के थ्रू आ रहा है, यानी कि इकोनॉमी के बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको वो आउटसाइड मनी कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इनसाइड मनी और आउटसाइड मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्या कहता है, कहता है कि ए शिफ्ट इन एलम कर्व टू द राइट इज कॉज्ड बाय, ठीक है ना। तो जब हम लिक्विडिटी ऑफ मनी थ्योरी पढ़ते हैं, आईएसएलएम को पढ़ते हैं और जब हम एलम कर्व को ड्राइव करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो जब आप ऐसे देखते हैं कि ये आपका मनी सप्लाई है, ये आपका मनी डिमांड है, और जब आप इसको कांस्टेंट रख रहे हैं और आपकी जो सप्लाई है वो आपका बढ़ जाता है, ये मनी की सप्लाई है। तो ये जैसे ही मनी की सप्लाई जो है आपकी बढ़ती है, ठीक है, तो मनी की सप्लाई बढ़ने से आपका जो एलम कर्व होता है, ठीक है ना, ये आपका जो एलम कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो शिफ्टिंग होती है। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ये तो आप ठीक कहेंगे कि ये तो सही है कि ये तो होता ही है। राइज इन मनी डिमांड, और मनी डिमांड भी अगर आपकी बढ़ जाए और ये सेम पे आ जाए तो फिर तो उसमें चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि उतनी मनी की डिमांड बढ़ गई उतना ही जो है वो आपका मनी सप्लाई बढ़ गया, तो वहां पर आपका एलम जो है उसमें चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो आप ये कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली वन, ऑप्शन 1 से ही जो है वो एलम कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन का बड़ा ही सुंदर सा जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल होता है, जहां हम कहते हैं n स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है। तो n स्क्वायर कितना है 10/-1/12 और इसको अंडर रूट करेंगे, 100 माइनस जाएगा तो 99/12 और यहाँ पर जब आप तो कट करेंगे 8 पॉइंट समथिंग कुछ 8.25, ठीक है। तो 8.25 जो है आपका यहाँ आ जाएगा और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.87, ठीक है। तो आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.87 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है,
इन व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशंस कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर इज इनकॉर्ड, ठीक है ना। कहते हैं कि कंपनसेटरी जो एक्सपेंडिचर है उसको इनक्योर किया जाता है, कौन सी इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर ऐसा जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। किस प्रकार की आर्थिक स्थिति में ऐसा किया जाता है, तो आप ये कहेंगे कि इन सिचुएशन ऑफ इनवॉलंटरी यानी कि जो नहीं चाह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट होना और वो अनएम्प्लॉयड हो रखा है, ठीक है ना, तो वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि आप कहते हैं कि क्लासिकल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्लासिकल के अंदर जो है इनवॉलंटरी जो है वो पाया जाता है, ध्यान कर लेना। नेक्स्ट कहते हैं इन स्टेट ऑफ इकोनॉमिक बूम की स्थिति में तो आप देखते हैं कि कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर की बात नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं आप बात नहीं करेंगे, और क्योंकि ये भी जो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, क्लासिकल जो है थॉट यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर की बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट मार्केट सही से रन कर रही है, तो ये भी जो है वो नहीं होगा। ये बूम है यानी कि इसी का सही रूप थोड़ा सा मतलब गड़बड़ तो है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की तेजी की बात कर रहा नहीं करेगा, इन्फ्लेशन भी अर्थव्यवस्था में तेजी की बात कर रहा है नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इन ए सिचुएशन ऑफ रिसेशन, जब आप मंदी की बात करते हैं, मंदी की स्थिति में ऐसा आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55th क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। देखिए बिल्कुल क्लियर जो है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में फसल को उगाना है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फसल चाहिए, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए तो आप दूर दूर फसल नहीं लगा सकते, आप फसलों को बहुत नजदीक नजदीक लगाएंगे ताकि पैदावार जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो यहाँ पर जो नजदीक नजदीक लगाते हैं उसको हम बोल देते हैं गहन खेती, ठीक है ना, गहन खेती। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर है, यस पहला ही ऑप्शन आपको देख रहा है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि गहन निर्वाह खेती जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपको ध्यान करना है, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो यहाँ जो है वो देख रहे हो आप L1 M3 प्लस पोस्ट ऑफिस, यस, इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं, एक्सक्लूडिंग होता है, यहाँ पर आपको ये ध्यान कर लेना है। इंक्लूडिंग जो है इन्होंने गलत लिख दिया है और आपको शायद गलत ही पूछा गया, तो यस, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान कर लेना है, ए जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना, ए जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर एंड द बेस्ट फिट लाइन इन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है ना। तो जब आप देखते हैं कि मैं इसको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आपका जो है ये आपका बीच में बेस्ट फिट है लाइन है, और ऊपर वाला और ये जो है आपके जो वेरिएबल्स है जो कि बेस्ट फिट के आसपास है, ठीक है ना। तो एक आपका SSR होता है, एक आपका SSC होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर, तो ये कहता है कि जो अगर आपकी बेस्ट लाइन है, बेस्ट फिट है, तो आपका जो इसको बताने का जो एरर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एरर कम हो जाएगा, ठीक है ना, वो एरर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको ये ध्यान करना है। तो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ स्क्वायर एरर एंड द बेस्ट फिट लाइन इन लीनियर रिग्रेशन, द सम इज इररिलेवेंट तो नहीं होगा, द SSC इंक्रीजेज एट द बेस्ट नहीं, अब डिक्रीज करेगा तो ये भी सही नहीं होगा, द SSC डिक्रीजेज एट द बेस्ट फिट लाइन मूव क्लोजर टू द डाटा पॉइंट्स, यस। तो सी जो है जैसे जैसे जो है आपकी लाइन बेस्ट होती जाएगी वैसे वैसे जो आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर है वो कम होता चला जाएगा, तो ये आपको ध्यान कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है ना। तो कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच आपको पता ही है कि अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया है, ऑर्डिनल जो है वो हिग्स एंड लेन ने दिया है, रिवील्ड प्रेफरेंस आपको पता है पॉल सैमुअल्सन ने दिया है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जिसको हम गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं तो एच गोसेन ने दिया है। तो यहाँ पर आप जो है इसका करेक्ट आंसर मैच कर सकते हैं, ए का 4, ए का जो है ए का सॉरी 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का जो है वो 2 है, सी के 2 है, यस सी का 2 है, सी का 2 ये यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाई पावर्ड मनी इज ऑल्सो नोन एज,
तो आपको पता है हाई पावर्ड मनी को हम रिजर्व मनी कहते हैं, ठीक है ना, रिजर्व मनी कहा जाता है। तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हाई पावर्ड मनी में ही तो आप देखिए, आप जब हाई पावर्ड का मनी का कंसेप्ट पढ़ते हैं वहीं तो आप जो है वो करेंसी और रिजर्व मनी यानी कि डीडी और आरआर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, डीडी और आरआर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो वहीं से निकल करके आया, हाई पावर्ड मनी के बीच में से निकल के आया। तो यहाँ पर आप ये जो है आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको इस नाम से भी हम बुला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंस्टीट्यूशंस मेड ग्रीन अम्बर एंड ब्लू बॉक्सेस इन द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो आपको पता है कि एम्बर, ग्रीन, ब्लू बॉक्सेस की जब बात आती है तो एग्रीकल्चर की बात आती है, और जब एग्रीकल्चर की बात आ रही है और ये जो बॉक्स बनाए गए हैं ये व्यापार के उद्देश्य से बनाए गए हैं कि अगर आप जो है वो सब्सिडी दे देंगे अपने फार्मर को बहुत ज़्यादा मात्रा में तो उनका तो प्रोडक्शन जो है वो सस्ता हो जाएगा। जब उनका प्रोडक्शन सस्ता होगा तो वो सस्ता जो है मार्केट में बेचेंगे, सस्ता मार्केट में बेच करके वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन असल में जो पूरी होल इकोनॉमी है उसके अंदर जो है वो इनएफिशिएंसी आ जाएगी। तो इनएफिशिएंसी ना आए इसलिए WTO ने ये 3 बॉक्सेस बनाए हैं। तो आपको ये तो आंसर आ गया कि ये बनाए किसने, ये बनाए हैं WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने, ठीक है। ग्रीन बॉक्स जिसके अंदर कहता है कि आप सब्सिडी दे सकते हैं, एक लिमिट जो उन्होंने डिसाइड करके उसके दौरान जो है आप जो है इनको सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका आ जाता है अंबर। तो अंबर बॉक्स के अंदर आप जो है वो ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल पूरी तरह से, आप इससे ज़्यादा जो है वो आप नहीं दे सकते, यानी कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलता है अंबर बॉक्स में सब्सिडी के प्रति। ब्लू बॉक्स में वो कुछ लिमिट जो है वो तय कर देता है, प्रोडक्शन की लिमिट यहाँ पर तय कर देता है। ये कहता है कि यहाँ पर जो है ग्रीन वाले में ये कहता है कि ये व्यापार पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता तो यहाँ आप दे सकते हैं, लेकिन ये व्यापार पे पूरी तरह प्रभाव डालता है, इसलिए आप यहाँ पर जो है अंबर बॉक्स में सब्सिडी नहीं दे सकते। WTO का कंसेप्ट है, तो आप इसको जो है एक बार रीड कर लीजिएगा। आंसर यहाँ आएगा डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR आर नॉट यूज्ड बाय। तो आपको पता ही है कि पहले जो है वो आपका ब्रेटन वुड्स था, जहां पर आप देखते हैं कि डॉलर को और उनको सभी को हमने गोल्ड के साथ जोड़ करके पढ़ा उसको, लेकिन फिर वो एक समस्या आई और उस समस्या से फिर एक नया कंसेप्ट निकल के आया जिसको हम पढ़ते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR। और SDR जो है वो एक तरीके से पेपर गोल्ड है। यस, आप ये कहेंगे कि पेपर गोल्ड है। मीन ऑफ पेमेंट है। यस, जब आप IMF में पेमेंट करते हैं तो आप वहाँ देखते हैं। और यूनिट ऑफ अकाउंट है। यस, ये इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट भी है, लेकिन ये डायरेक्ट कोई करेंसी नहीं है, जैसे कि आप डॉलर को देखते हैं, जैसे कि आप जो है वो येन को देखते हैं, जैसे कि आप जो है वो रुपी को देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे नोट ही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी करेंसी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। तो असर्शन, ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड आर लेस इन शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, यानी कि ये कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस होती है, कम होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। तो आप कहोगे कि यस, क्यों लेस होती है, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो अगर वो प्राइस को हाई रखेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं तो वो ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर नहीं सकते, तो इसलिए आप जो है उसकी इलास्टिसिटी आप कहते हैं कि लेस होती है शॉर्ट टर्म में। यस, ठीक है, तो ये तो आपका सही है। रीजन क्या दिया, इन शॉर्ट टर्म कंज्यूमर हैव फ्यू ऑप्शन, तो उनके पास कुछ ही ऑप्शन होते हैं, तो आप ये भी कहेंगे कि यस, ये भी सही है। तो आप ये कहेंगे कि वो लॉन्ग रन में खराब हो जाती है, लेकिन शॉर्ट रन में जो है उसकी लेस होती है, क्योंकि उसका कंज्यूमर के पास में ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो इस वजह से जो है उसकी लेस है। यस, तो ए भी सही है और उसका रीजन भी सही जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो बोथ ए एंड आर जो है वो ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, तो सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आर पार्ट ऑफ द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है ना। तो कौन से डिजिटल टेक्नोलॉजी के पार्ट है एग्रीकल्चर में, तो आप आजकल ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग, AI जो है वो देख पा रहे हैं, ब्लॉकचेन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सोलर पावर, ये भी आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो शामिल की गई है। तो बोथ ए एंड बी यानी कि 1 और 2
ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है ना। तो NNPFC यानी कि आपको नेशनल इनकम को ही देखना है, ये नेशनल इनकम को ही बता रहा है, NY को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस है तो इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, तो ये N हो जाएगा। ये डोमेस्टिक है तो इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये भी N हो जाएगा, तो NNP हो गया। मार्केट प्राइस है तो इसमें से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप करने हैं, माइनस डेप्रीशिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। तो माइनस जो है आपने डेप्रीशिएशन कर दिया कि माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस कर दिया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है 65th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। अकाउंटिंग रेट बेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अकाउंटिंग रेट जो है उसके बारे में, मिंट पर पैरिटी थ्योरी, मनी सिस्टम बेस्ड ऑन मेटालिक वैल्यू, यस। तो मिंट यानी कि मेटल को मिंट करना यानी कि उसको पिघलाना, उस पर बेस्ड था, तो ये तो सही है, तो बी आपका सही है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर, यस ये भी सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ये कहता है डिमांड एंड सप्लाई फ्रॉम एक्सचेंज, यस ये भी सही है। तो अकाउंटिंग रेट जो मैं समझ पा रहा था इसका मतलब वही है कि अकाउंटिंग रेट जो है वो गुड सर्विसेज के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। अकाउंटिंग रेट जो आपका होता है, अकाउंटिंग रेट जो आपका होता है वो हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, जब हम सैडो प्राइस की बात करते हैं, ठीक है, जहां हम सैडो प्राइस या पब्लिक गुड्स के संबंध में हम प्राइसिंग देखते हैं, जहां पर हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, वहां पर जिस रेट पे ये चीज देखी जाती है उसको जब हम अपने लेखा जोखा में लिखते हैं तो उसको हम वहां पढ़ते हैं अकाउंटिंग रेट, ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पर आप जो है उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको ध्यान करना है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट होगा क्योंकि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देख लेते हैं एक बार। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, ये तो आपका जो है वो आ गया है, इससे नेक्स्ट चलते हैं, शायद डबल हो गया। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टैक्सेस, ठीक है ना। इक्विटी मीन्स जस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन, यस इक्विटी का तो यही तो मतलब है कि जो भी टैक्स का बर्डन है वो सभी पर समान पड़ना चाहिए, यस ठीक है। तो दूसरा कहता है इक्विटी इंप्लाइज दैट डायरेक्ट मनी बर्डन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन जस्ट मैनर्स, ठीक है ना। तो एक मैनर में एक उचित तरीके में वितरित किया जाना चाहिए और प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होगा, अगर वो इन प्रत्यक्ष हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है, तो आप ये कहेंगे कि उसको तो फिर हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डायरेक्ट होगा तो उसको हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे और जो भी हमारे ऊपर बर्डन होगा वो हमें ही बियर करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है आप ये कहेंगे दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 और 2 आपका जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज एसोसिएटेड विद द रोलिंग प्लान ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आपको पता है प्लानिंग कमीशन 1951 में हमने प्लान को स्टार्ट कर दिया था, फिर 1960-69 में आप देख रहे हो कि प्लान हॉलीडे दिए गए थे, लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1978, यानी कि उन्होंने 1 साल पहले ही तो जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसको बंद कर दिया, 1 साल तो उन्होंने पहले बंद कर दिया और 1 साल का उन्होंने यहाँ पर गैप लिया था, जिसको हम 1978-79 यानी कि यहाँ पर 2 साल जो है आपको गैप देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे रोलिंग प्लान या अनवरत योजना जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ राइट है, बिल्कुल सही आंसर जो है सी ऑप्शन 1978 से 80 आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रेवेन्यू। रेवेन्यू के संबंध में कि मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेक्स्ट एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। यस, जब भी आप एक एक्स्ट्रा चीज को बेचेंगे या एक्स्ट्रा चीज को ऐड करेंगे, जो टोटल में चेंज आएगा वो आपका मार्जिनल है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास टोटल है, लेकिन आपने कोई एक एक्स्ट्रा चीज में बढ़ोतरी करी, या आपने उसको बेच दिया, या आपने उसको बना लिया, या आपने उसको खा लिया, या आपने उसको खरीद लिया, कुछ भी कर लिया, एक यूनिट में चेंज आपने कर लिया, एडिशनल यूनिट में चेंज आपका हो गया। जैसे ही एडिशनल में हुआ, जो पहले आपके पास टोटल था उस टोटल में चेंज होगा,
तो जो एडिशनल करने से, जो वो चीज घटना घटने से जो उसमें चेंज आया, उस चेंज को देख लेना है कि एक बढ़ाया तो टोटल में इतना बढ़ गया, पहले आपको पता था टोटल इतना है, अब टोटल इतना है, तो आप देखते हो उसके बीच का डिफरेंस, तो वो आपका कहलाता है मार्जिनल। यस, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल सही है। द एवरेज रेवेन्यू इक्वल प्राइस, यस ये भी सही है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपको पता ही है कि ए आर जब हम निकालते हैं हम कहते हैं भाई टी आर को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, ठीक है। तो टी आर किससे बनता है, टी आर बनता है पी इंटू क्याऊ से, और क्याऊ से आपको भाग करना है, तो क्याऊ से क्याऊ को क्या कर देते हैं आप कैंसिल, बचा क्या अपने पास पी, पी क्या होता है प्राइस, ए आर क्या है प्राइस, यानी कि ए आर जो है वही प्राइस है, तो यानी कि ए आर जो है वही प्राइस है। ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है हुज स्टेटमेंट इज दिस extravagant useless war and bad economic condition produced from public debt। बहुत ही अच्छा जो है ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, और ये स्टेटमेंट जो है जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि देखो इन्होंने जो आंसर किया वो एक पब्लिक इकोनॉमिक्स के सिनेरियो में किया है, डाल्टन, क्योंकि पब्लिक इकोनॉमिक्स में आप जो मोस्टली काम देखते हैं वो डाल्टन या फिर आप पिगू का देखते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये दी गई है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा, एडम स्मिथ जी के द्वारा। वही कहता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पैसे ले आएगी, उसके पास जो है वो पब्लिक डेट कर लेगी, यानी पब्लिक डेट का मतलब उधार लेगा, उसके पास ज्यादा पैसे होंगे। जब उसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो फिर उस पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा और इकोनॉमी को बुरी दशा में ले जाएगा, या तो वो युद्ध वगैरह में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी वजह से तो वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस वजह से कहते हैं। तो एडम स्मिथ जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान कर लेना है, नेक्स्ट टाइम जो है ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो एडम स्मिथ जो है वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को कभी भी पब्लिक डेट जो है वो नहीं लेना चाहिए, उसको जितना उसको मतलब जितना उसका इनकम है उतना ही उसको जो है वो खर्च करना चाहिए, या ये कहे कि जितना ही उसका खर्चा है उतना ही उसको जो है वो इनकम जनरेट करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर वो बाहर से लोन नहीं लेते हैं तो सरकार के हाथ जो है वो बंधे रहेंगे और सरकार एफिशिएंट यूज करेगी मनी का, क्लियर है ना बात। नहीं तो फिर वो एफिशिएंट यूज नहीं करेगी, वो उधार ले लेगी जो है ना वो खर्चे बढ़ाती रहेगी। लेकिन अगर उसके पास लिमिटेड होगा तो वो एफिशिएंट यूज करेगी मनी का। ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर देना चाह रहे थे, और इसी कंसेप्ट के थ्रू वो कहते हैं कि सरकार को, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। तो एडम स्मिथ जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट इज मोस्ट लाइकली टू हैव ए लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। देखिए 100 100 100 5 5 5 3 3 3 10 12 14 16 18, ठीक है ना। तो आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा सी। क्यों, देखिए अगर ये 100 इक्वल है तो ये जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो वो आपका जो है बहुत नजदीक आएगा, क्योंकि सारा ही डेटा जो है वो बहुत पास यानी कि एक लीनियर उसमें चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डेटा जो बिखरा हुआ है, जब डेटा बिखरा हुआ होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका बड़ा आएगा, जब आपका डेटा जो है वो इक्वल होगा तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो है छोटा आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप जो है डिडक्टिव मेथड से भी इसको कर सकते हो कि ये इसमें सिमिलरिटी है, इसमें भी सिमिलरिटी है, ये सारे सिमिलर दिए गए हैं, है ना, कि इसमें भी आपको सिर्फ 100 देखने को मिल रहा है, इसमें 5 जो है वो कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, इसमें भी 3 कांस्टेंट है, एक यही जो है वो अलग है आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। ये अलग है इसलिए नहीं है, लेकिन आप इस सेंस से भी इसको जो है वो एक अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following equations was given by पिगू। तो कैम्ब्रिज अप्रोच पिगू की मैंने आपको बताया, जिसमें हम मनी की थ्योरीज पढ़ते हैं, है ना। तो वहां पर आप देखते हैं कि जो आपका पिगू हैं वो कहते हैं कि P = KR/M, जहां पर आपका P जो है वो आपकी बताते हैं वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू के बारे में बताता है, और जो आपका क्या कहते हैं जो आपका R है वो रियल इनकम को बता रहा है, और जो आपका K है वो ये बताता है कि
आपका पास जो इनकम है उसका कितना हिस्सा आप कैश के तौर पे रख रहे हैं, और एम जो है वो आपको मनी सप्लाई के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको किस किस बारे में बता रही हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पी का क्या मतलब है, ठीक है, और के का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है। तो आपको पता है पी जो है आपकी परचेजिंग पावर को बताएगा, के जो है वो रेशियो, वो हिस्सा, वो पार्ट जो इनकम का आपके पास कैश के तौर पे रह रहा है, ये आर जो है आपकी रियल इनकम को बता रहा है, और एम जो है आपकी टोटल मनी की क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये आपका के आर बाय एम जो है आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ओनली 2, वो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है अवॉइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यस, ठीक है ना, विदेशी विनिमय जोखिम से बचना। हम क्या करते हैं कि हम कुछ जो है पैसा वो डॉलर के तौर पे रख लेंगे, कुछ जो है वो रुपये के तौर पे रख लेंगे, दोनों चीज़ मैंने रख ली। इससे क्या हुआ कि अगर डॉलर में बढ़ोतरी होगी तो मेरा डॉलर बढ़ जाएगा, और रुपया मेरा अगर कम हो रहा है तो क्योंकि मेरा डॉलर भी बढ़ गया तो मेरे को जो कमी हुई रुपये में वो मेरे को डॉलर जो है वो पूरी कर देगा, पूर्ति कर देगा, तो मेरे को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और अगर रुपये जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, तो डॉलर में जो मेरा नुकसान कम हो घटेगा, जो नुकसान होगा वो मेरा रुपये जो है वो, क्योंकि मेरे पास में भी है, वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उस वजह से पूरा हो जाएगा। तो मैं जो है वो अवॉइड कर दूंगा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, यानी कि फॉरेन की जो एक्सचेंज है उसकी रिस्क को हेजिंग के द्वारा मेरा नुकसान जो है मैं उसको अवॉइड कर लूंगा, ठीक है। तो हेजिंग इसको कहते हैं, यस। तो ये तो सही है, पहला वाला तो ऑप्शन आपको साफ दिख रहा है कि ये अवॉइड करता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, ठीक है। दूसरा कहता है कि स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, नहीं, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, ये तो आने वाले समय के लिए होता है ना, कि भाई आगे जो है आएंगे या आगे जो है वो आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो बदलेगी तो फिर क्या होगा, है ना, उसके ऊपर बात है। स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज पे बात नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये सही होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। तो आपका वही आ जाता है कि कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट, ना। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सेम सेम दिखते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि जो वेट है, जो आपका टेम्परेचर है, जो आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मापते हैं, ठीक है ना, या आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, टेम्परेचर, वेट, डिस्टेंस, ये आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। लेकिन इनकम को आप एक फिक्स प्रोपोर्शन में मापते हैं, ठीक है ना, फिक्स, क्योंकि उसकी एक यूनिट है, एक मेजरमेंट है, ठीक है, उसी में आप उसको मेजर करते हैं। तो इनकम जो है उसको हम यहाँ इन 4 जो ऑप्शन है उनमें से हम जो है इनकम को यहाँ पर आंसर मानेंगे, क्योंकि ये जो है नहीं है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। इनकम जो है वो यहाँ पर क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये आपको ध्यान कर लेना है। तो सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में हम मॉनेटरी सेंस को लेते हैं लगभग, तो पब्लिक एजुकेशन जो है वो भी आपका जीडीपी का हिस्सा है नहीं है, एक बार देखें। नेशनल डिफेंस तो है, आपको पता ही है। इंश्योरेंस सर्विसेज, क्योंकि उसके ऊपर भी जो है वो पैसे लगते हैं, तो वो भी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये डायरेक्टली नहीं है जीडीपी का हिस्सा, क्योंकि हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ेगी। तो पैसे आपके खर्च हो रहे हैं हेल्थ के ऊपर, नॉट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर ना। तो ये नहीं है पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट, ये नहीं है पार्ट। तो पब्लिक जो एजुकेशन है वो भी आपका पार्ट है, क्योंकि पब्लिक एजुकेशन पर भी जो सरकार का खर्च लग ही रहा है, ठीक है। तो 1, 2, 3 जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट, ठीक है ना। वो कह रहा है कि OECD, तो OECD की बात करते हैं तो ये जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1961 में, ठीक है, 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। IDA आप देखते हैं 1960 में स्टैब्लिश किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो पहले का 4, दूसरे का 3, पहले का 4, दूसरे का 3, तो आपको दिख रहा है
ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तीसरे का 2, यानी कि ये जो है 66 और अंक टर्न्ड जो है वो आपका 1961 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड द सॉफ्ट लोन विंडो। तो जब आप वर्ल्ड बैंक देखते हैं उसमें आप IDA, IBRD, IFSC इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट लोन विंडो जिसको कहा जाता है वो IDA है आपका, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये जो है आपका जो गरीब आपके देश होते हैं, जो पुअर कंट्री होती है, उनको एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही कम ब्याज दर या ना के बराबर नगण्य ब्याज दरों पर लोन जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी आई थिंक इसका फुल फॉर्म है, तो ये आप ध्यान करेंगे, सॉफ्ट लोन विंडो इसको कहा जाता है। IDA इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एंजल कर्व फॉर लग्जरी गुड्स बिकम, ICC पूछा गया है, असल में ये ICC पूछा गया है ना, एंजल कर्व फॉर लग्जरी गुड बिकम, ठीक है। तो ICC में जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि लग्जरी गुड के मामले में क्या होगा, आपको ये ध्यान करना है। तो जब आप देखते हैं, मैं इसकी जगह पर कहाँ, एक सेकंड थोड़ा नीचे जो है बना लेता हूँ। देखिए ये आपको पता है ऐसे आप ICC ड्रॉ करते हैं, है ना, ये आप ICC ड्रॉ करते हैं ऐसे, आपने ये देखा है। लेकिन इसने एक ट्विस्ट दिया क्या कि लग्जरी गुड के मामले में बताओ, ठीक है ना। ये तो आपको पता समझ में आ गया। इसने ट्विस्ट क्या दिया कि लग्जरी गुड के मामले में बताओ। तो लग्जरी गुड के मामले में बताएंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई एक्स जो है वो अगर हमारी लग्जरी गुड है, ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इनकम के साथ एक्स, और यहां हम ले लेते हैं इनकम, ठीक है। तो हमको ये पता है कि इनकम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इनकम मान के चलिए पहले ये एक पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, इनकम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और इसमें ज्यादा परिवर्तन होगा। तो आप ये एक बनाएंगे पॉइंट, इनकम में फिर थोड़ा परिवर्तन होगा और इसमें और ज्यादा परिवर्तन होगा, आप ये बनाएंगे। इनकम में थोड़ा परिवर्तन होगा और इसमें ज्यादा परिवर्तन होगा, आप ये बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपका जो बना करो ये बन गया, ठीक है ना, ये बन गया आपका कि इनकम जो है उसमें आप जो है वो बना रहे हैं, ये बन गया ना। इधर आपकी इनकम में जो चेंज है वो आपका थोड़ा है, लेकिन आपकी क्वांटिटी में जो चेंज है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर बिल्कुल स्मूथ बनाऊं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ऐसे, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये वाला बनाऊंगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम में चेंज कम और इसमें चेंज ज्यादा। नहीं, एक सेकंड, उल्टा हो गया ये, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाता हूँ। इनकम में चेंज कम, तो आई थिंक ये बनेगा इस प्रकार, उल्टा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ये यहां से बन रहा है, ये आपका जा रहा है, मैं इसको यहां स्मूथ बना करके, ये देखिए इनकम में चेंज, यस आपको दिख रहा है, ये पहले कम था अब ये ज्यादा हो गया ना। तो इनकम में चेंज थोड़ा है, लेकिन गुड्स जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो है एक्स के प्रति क्या बन गया, देखिए एक्स में देखोगे आप, तो एक्स के बिहाफ पे देखोगे तो ये कनकेव हो गया इधर से। अगर मैं इस साइड से देखूं, यहां से देखूं, मैं इस एंगल से देखता हूं तो ये कनकेव हो गया। और अगर मैं वाई एक्सिस के एंगल से देखूंगा तो वाई एक्सिस के मामले में ये कन्वेक्स हो जाएगा, ये आपको ध्यान कर लेना है। तो वाई एक्सिस के मामले में कन्वेक्स, एक्स एक्सिस के मामले में ये कनकेव। अब देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एंजल कर्व फॉर लग्जरी गुड बिकम्स किंग्ड, नहीं, किंग तो नहीं होगा, कन्वेक्स टू एक्सिस नहीं, कनकेव टू एक्सिस, यस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अपवर्ड जो है वो आपका कनकेव टू एक्सिस बन जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। निष्ठा 2019 यस, PME विद्या 2024 नहीं। PME विद्या तो जब आप कोरोना काल के तुरंत बाद देखते हैं 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी। PM श्री 2022, NEP 2020 ये आप देख ही रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये देख लेना है
ये कुछ डेट्स हैं जो आपको सीधा सीधा याद पूछ ली जाती है और आपको ये याद करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनी सर्व एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट व्हेन इट, ठीक है ना, तो जो मनी है वो यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे कैसे सर्व करती है। बिकम वैल्यूएबल ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड, कि वो इन्फ्लेशनरी पीरियड के दौरान वैल्यूएबल हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ अकाउंट मतलब जिसमें हम उसकी वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। जब इन्फ्लेशन होगा तो वैल्यू डाउन हो जाएगी, जब डिफ्लेशन होगा तो वैल्यू जो है मनी की बढ़ जाएगी। ये तो वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रिजर्वेशन, तो जब लंबे समय तक हम किसी मूल्य को संग्रहित करके रख सकते हैं, उसको जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर रहा है। क्या पता आज आपसे यूनिट ऑफ अकाउंट पूछा गया है, कल वो स्टोर ऑफ वैल्यू पूछ ले, सेम ऑप्शन दे दे, तो फिर आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर और सेलर को जो है वो ट्रांजैक्शन, तो आपको पता है कि लेन देन की सुविधा, ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, तो आपको पता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आ गया यहाँ पर, आपको पता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी नहीं है यूनिट ऑफ अकाउंट, ये तो है ही नहीं, तो सीधा ऑप्शन आपको फोर्थ ही बच जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड मेजर फॉर प्राइसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यस, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट देता है। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या कहता है कि किसी गुड की मतलब उसको एक प्राइस टैग देना कि भाई इस यूनिट का इतना वैल्यू है, टोटल वैल्यू बताना है ना, तो एक स्टैंडर्ड जो है वो मेजरमेंट दे देता है। यस, डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द हाई मिनिमम वेज फिक्सेशन अंडर मनरेगा फंड यूसेज। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार के एग्जाम्पल देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस देखते हैं, तो वहाँ आपकी सेंस काम नहीं करती, वहाँ तो आपको डेटा को थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। तो मनरेगा की स्थिति में जब आप मिनिमम वेज फिक्सेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वेज फिक्सेशन है वो आपका है केरला में। इन राज्यों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इन राज्यों के अनुसार अगर आप देखोगे तो केरला में तो पहले नंबर पे तो केरला आएगा। तो ऑप्शन जो है आप देख लेंगे, यस, दो ऑप्शन सी एंड डी जो है आपके यहाँ पर, जिनके पहले ऑप्शन जो है वो दो हैं, तो ए और बी जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है उसी के पास आप देखते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो फिर ऑप्शन जो है वो 4, 2 के बाद में 4 जो है आपका आ रहा है इसके अंदर, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं विच इज नोट द मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सा मेजर नहीं है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि महंगाई को रोकने का कौन सा उपाय नहीं है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट को रिड्यूस कर देना, जो आप नए नोट छाप रहे थे वो नए नोट छापना बंद कर दें, तो आप कहोगे कि ये तो कंट्रोल करता है क्योंकि लोगों के पास पैसे कम होंगे तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। यस, स्क्वीजिंग क्रेडिट, यानी कि लोन को आप संकुचित कर दो, उसको स्क्वीज कर दो, उसको निचोड़ दो, तो वो भी जो है लोगों के पास पैसे को कम कर देगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये भी मेजरमेंट है, ये भी मेजरमेंट है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स है उनका कम इस्तेमाल करना नहीं, ये जो है ये आप नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने का कोई मेथड है। वेज फ्रीजिंग, आप लोगों को पैसे जो है उसको एक बार रोक दो तो ठीक है, लोगों के पास पैसे कम जाएंगे, ये भी है। तो ऑप्शन सी जो है वो नहीं है, तो आपसे नोट ही पूछा गया है, आपको ये ध्यान कर लेना है कि नोट द मेजर ऑफ कंट्रोल, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 82 क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, कहता है व्हाट डज द IMF इन्फोर्स रिगार्डिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑन इट्स मेंबर कंट्रीज, कि IMF जो है अपने सदस्य देशों की विनिमय दर प्रणाली के संबंध में क्या लागू करता है। तो IMF जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉर ऑल मेंबर, यूनिफॉर्म एक्सचेंज रेट सिस्टम को नहीं करता। देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि IMF जो है आज के समय में यूनिफॉर्म एक्सचेंज रेट सिस्टम को लागू करता है। हाँ, जब ब्रेटन वुड सिस्टम था, जब हम गोल्ड के साथ करेंसी को देख रहे थे परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग, तब हम ये जो है कंसेप्ट को इसको शामिल कर सकते थे, लेकिन अब इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा देख लेते हैं, ये सिस्टम वेयर द करेंसी ऑफ ऑल मेंबर्स, ठीक है ना, मस्ट हैव डिक्लेयर्ड पर वैल्यू आइदर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और US डॉलर।
ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसी प्रणाली जिसमें सभी देशों को मुद्राओं को सममूल्य घोषित करना होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ भी आप जो है वो डॉलर या सोने में अब अपनी करेंसी को नहीं डिफाइन कर रहे हैं। अब आप लोगों ने मैनेज्ड, पैक्ड या फिर आप जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपना लिया है, तो वहाँ आप जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा भी जो है वो गलत है। तो नाइदर वन नोर टू, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ राइट होगा, न तो एक न ही दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 25-26। ठीक है ना, कि 2025-26 के अनुसार जो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण है उसने कहा कि कारखाना रोजगार में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य जो है वो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आपको ये ध्यान करना है कि सबसे पहले जो है आपका आएगा, देखिए असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम में, है ना, कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो पहले जो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा अगर हम फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं तो स्टेट बड़ा भी है और फैक्ट्रियां भी ज़्यादा हैं तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु जो है वो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर आपका गुजरात जो है आपको पता ही है, गुजरात आपका जाता है 3 और 1 जो है आपका बी ऑप्शन में है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट पता चल गया कि फिर आपका दूसरे नंबर का, फिर आपका चौथे नंबर, क्योंकि हरियाणा जो है बहुत ही छोटा स्टेट है और इसमें भी जो आपकी फैक्ट्रियाँ हैं वो आप देखते हैं फरीदाबाद, गुड़गांव और रेवाड़ी और हिसार। ठीक है, कुछ गिने चुने जगह पर आप फैक्ट्रियों को देख पा रहे हैं। तो इतना जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इधर आपको देखने को नहीं मिलता और छोटा होने की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है। ठीक है ना, कि इसका साइज छोटा है, इस वजह से जो है पीछे रह गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के मामले में आपकी जो स्टेटमेंट है उसको हमें कंसीडर करना है। कहता है एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा विल इंप्रूव द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो डोमेस्टिक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो इंप्रूव होगा। यस, क्यों होगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बाहरी जो करेंसी है वो आपकी करेंसी की डिमांड करेगी, क्योंकि वो यहाँ पैसा कमाने के लिए वो क्या करेंगे कि आपकी करेंसी की डिमांड करेंगे। सिंपल सी बात है, तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट होगी। तो ये सही है, आप ये कहेंगे ये तो सही है। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, और आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाए, है ना, मनी सप्लाई बढ़ जाए, विल वर्सन द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आपकी क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगी, पैसे ज़्यादा होंगे, मनी की डिमांड उतनी है, तो इंटरेस्ट रेट आपका डाउन हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपका डाउन हो जाएगा तो जो करेंसी पहले से है वो बाहर जानी शुरू हो जाएगी। बाहर जाएगी तो आपका सिंपल सी बात है कि आपकी करेंसी छूटेगी, तो आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो वर्स होगी। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं एक्सचेंज रेट के मामले में। तो डी जो है आपका ऑप्शन, जिसमें आपने कहा कि बोथ 1 एंड 2 यानी कि 1 एंड 2 दोनों जो है वो सही है, यही आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखिए। कहता है व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग टू वेरिएबल। ठीक है ना, तो ये एक्स वाई आपको दिए गए हैं और ये सह संबंध की बात कर रहे हैं। सह संबंध, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है आप देख पा रहे हैं, जैसा इन्होंने भी बनाया है कि ये इन्होंने जो है वो बना लिया और ये इन्होंने बना लिया 10 से स्टार्ट करके, ये 1 2 3 4 5, ये 10 से स्टार्ट करके बना लिया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये 1 था, ये 10 था, ये यहाँ पे 10 था, हम मान रहे हैं ये 10 था ना, यहाँ पे 10। ठीक है, ये जैसे ही 2 हुआ ये 12 हो गया, यानी कि इसमें 2 का चेंज, इसमें 1 का चेंज, इसमें फिर से 1 का चेंज, तो इसमें फिर से 2 का चेंज, क्योंकि ये जैसे ही 3 हुआ ये 14 हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें चेंज जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, आप में इस आपको आपके इसके अंदर जो चेंज है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे वाला चेंज जो है आपको देखने को मिल रहा है। ये 10, ये 12, ठीक है, ये 14, ये 16, है ना, ये 18, आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है आप सिर्फ एक ही चीज को देख लेंगे कि ये वाला चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ये जहाँ पर यहाँ 1 चेंज, यहाँ आपको 2 चेंज, है ना, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब 1 चेंज और यहाँ पर 2 चेंज। ठीक है, तो लीनियर रिलेशनशिप हो गया ना, कि हर बार 1 बदलेगा तो इधर वाला 2 बदलेगा, इधर वाला 1 बदलेंगे तो इधर वाला 2 बदलेगा। तो आपको समझ में आ गया, तो लीनियर है और पॉजिटिव आप इसमें देख रहे हैं।
ठीक है ना, पॉजिटिव आप इसमें देख रहे हैं, बढ़ रहा है, यानी कि जिस दिशा में ये जा रहा है उसी दिशा में ये जा रहा है, तो ये दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है और दोनों जो सामने जा रहे हैं, तो डी जो है आपका आंसर यहाँ आ जाएगा r इजिकल टू +1। और अगर आप इसको सोल्व भी करेंगे तो भी जो है ये r इजिकल टू +1 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, मोदिग्लियानी ने दिया हुआ है, आपको पता ही है मोदिग्लियानी, ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी इन टर्म्स ऑफ लाइफ टाइम इनकम एंड द नंबर ऑफ पीरियड्स। तो जब आप एपीसी की फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो वो चाहे लाइफ साइकिल हो चाहे कोई भी हो, है ना। एपीसी कब कैसे बनेगा, एपीसी तो आपका C/Y ही बनेगा, ठीक है। तो C/Y ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो लाइफ साइकिल का है या वो जो है लाइफ इनकम साइकिल या फिर वो जो है परमानेंट इनकम का है या वो एब्सोल्यूट इनकम का है या वो कुजनेट्स की हाइपोथेसिस का है, वो किसी भी हाइपोथेसिस का है। एपीसी तो क्या रहेगा, टोटल कंजम्पशन बाय वाई, यानी कि C/Y आपको यही रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा ना, तो आपको ये ध्यान कर लेना एपीसी इक्वल टू C/Y। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने जो है इसका रेफरेंस दे दिया लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का, तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि एपीसी मींस C/Y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following is most likely to worsen a country's balance of payment deficit in short run? कि इसमें से क्या है जो कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को वर्सन कर देगा शॉर्ट रन में, ठीक है ना। कि इनमें में से कौन सा विकल्प अल्पकाल में किसी देश की भुगतान संतुलन के घाटे को बढ़ाने की सबसे अधिक संभावना रखता है। तो आप देखिए कौन सी चीज जो है वो सबसे अधिक संभावना रखेगी, ठीक है ना। तो आप देख लेते हैं कि एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, अगर आपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड कर दिया, उसको जो है वो बढ़ा दिया, तो फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो उससे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके डेफिसिट को कम करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके संतुलन की तरफ जाएगा, आपके सरप्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वर्सन नहीं करेगा, ये तो उसको जो है खराब नहीं करेगा। दूसरा कहता है इंक्रीजिंग टैरिफ ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे आप टैरिफ लगाएंगे तो इंपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट कम होंगे तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो ये भी जो है वर्सन नहीं करेगा। डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, अगर आप जो है अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे तो आपके लिए इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे और उनके लिए एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, तो आपका ज़्यादा बिकेगा और उनका कम लोगे, तो उस वजह से भी आप ये कहोगे कि ये तो फायदे का सौदा है, हमारे लिए नुकसान का नहीं है। हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन अगर आपकी हाई डोमेस्टिक है ट्रेडिंग पार्टनर के साथ में, तो फिर आप जो है यहाँ पर गलत हो जाओगे, क्योंकि आपके डोमेस्टिकली प्राइस ज़्यादा होंगे और वो सस्ते होंगे, तो लोग जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और घर की जो घरेलू वस्तु है उसको कम खरीदना पसंद करेंगे। तो घरेलू वस्तु वो कम खरीदेंगे और बाहर की ज़्यादा खरीदेंगे, तो फिर आपका जो बजट डेफिसिट है वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो डेफिसिट है वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा, बीओपी डेफिसिट आपका और ज़्यादा बढ़ेगा, कैपिटल डेफिसिट आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। तो डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्विजिट ऑफ ए गुड बजट, इनमें से कौन सा एक अच्छे बजट का गुण नहीं है। तो एक अच्छा जो बजट होगा ना वो क्या होगा, आपको पता है कि कोई भी एक अच्छा व्यक्ति भी अगर हम देखते हैं तो कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, उसकी एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज़ के बारे में। लेकिन उसमें अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम पढ़ते हैं तो अथॉरिटी जो है वो एक नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना, कि किसी के ऊपर आप जो है वो अधिकार जमा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, वो एक नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो आएगा अथॉरिटी, ठीक है। तो गुड बजट के लिए जो नहीं होना चाहिए वो है अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिमांड, है ना, कि डिमांड इंक्रीजेज एज वोंट बिकम मोर डाइवर्स, ठीक है ना, कि डिमांड जो है वो बढ़ेगी जैसे आपका जो इच्छाएं हैं वो डाइवर्स हो जाएंगी, बहुत हो जाएंगी, अधिक हो जाएंगी। नहीं, इच्छाएं आपकी कितनी भी हो सकती हैं, इच्छाएं तो हमारी असीमित है, लेकिन मांग कैसे बढ़ेगी, मांग तो तब बढ़ेगी जब आपके पास परचेजिंग पावर भी हो, है ना, यानी कि आपके पास परचेजिंग पावर भी तो होनी चाहिए। परचेजिंग पावर के बिना वोंट जो है वो आपकी बैकअप होने चाहिए ना, उसका पास में बैकअप होना चाहिए, इसका परचेजिंग पावर का बैकअप होना चाहिए।
ठीक है, तो वांट्स जो है आपकी डिमांड में तभी बढ़ सकती है। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा कहता है डिमांड ओनली रिफ्लेक्ट दोज वांट्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। यस, यानी कि इन्होंने यहाँ भी कह दिया देखो कि वो है जो अवेलेबल रिसोर्सेज से सेटिस्फाई की जा सकती है। ठीक है, यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सही है। तो सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। ओनली 2 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग एक्ट डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया। भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों का मिलान करना है। वापिस से जो है वो मिलान आपका यहाँ आ गया है। तो आप देखेंगे कि ट्रेड एक्ट एज जो है वो ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो आपका आया था 1999 में, ये आपको ध्यान कर लेना है। द कॉपीराइट एक्ट जो है वो आपका आया है 1957 में, ये आपको ध्यान कर लेना है। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट जो है आपका आया है वो आया 2001 में। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो आपका 2000 में। ठीक है, तो पहले का तीन ये यही है, पहले का 3। तो सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पहले का 3 तो यही हमारा, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमने जो है इसको सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहते हैं, इन केस ऑफ द सिंपल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड मोड इज एज फॉलो। तो सिमेट्रिक जब आप देखते हैं तो इसमें 2 ही चीजें आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ तो आपको गिवन है, एक तो आपसे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। एक तो ये सिचुएशन आपकी जो है वो सिमेट्री में आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मोड मीडियन के अंदर देखने को मिलता है रिलेशनशिप। एक जो है आप देखते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं। तो यहां इन्होंने क्या करा है कि मोड को एम नोट दे दिया, ये एम नोट इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, इसको इन्होंने क्या किया 2 मीन को एम दे दिया। ठीक है, ये एक्स बार की जगह इन्होंने एम का यूज कर लिया, इसको सेम ही रख लिया। जेड की जगह इन्होंने एम नोट का यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको देख लेना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बैंक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। बैंक की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का पार्ट नहीं है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, बैंक की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ये बैंक की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपकी जब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है तब क्या आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का भी ये पार्ट होता। ठीक है, देखिए सेफ्टी ऑफ फंड, बैंक क्योंकि दूसरों के फंड यूज कर रहा है तो उसको ये तो बहुत जरूरी है कि वो सेफ्टी रखे, तो इसलिए वो तो उसका बड़ा पार्ट है कि जब भी वो कहीं इन्वेस्ट करेगा तो सेफ्टी को वो ध्यान में रखेगा। उसका उद्देश्य होगा कि मेरा फंड जहां भी लगे वहां सेफ हो और वो उसमें कोई नुकसान ना हो। लिक्विडिटी यानी कि जब उसको नीड हो तो वो वहां से पैसा ले सके। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, अगर वो जहां कहीं पैसा लगा रहा है तो वहां से वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से तो लगा रहा है। तो ये 3 चीज जो है वो तो बैंक की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के पार्ट होंगे, लेकिन शेयर कैपिटल नहीं होगा। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर कैपिटल में पैसे नहीं लगा रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ये कहने का मतलब कि जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या सोच के कर रहा है, वो ये सोच के कर रहा है कि फंड की सेफ्टी रहनी चाहिए, मुझको जब चाहिए पैसे तो मैं उस पैसे को वापस ले लूं और वो पैसा मेरे को कमा करके दे। ठीक है, वो ये नहीं चाहता कि ये जो मैं पैसा लगा रहा हूं ये पैसा, इस पैसे के लिए मेरे को लोगों से जो है वो शेयर देने पड़े, यानी कि इस पैसे के मेरे को लोगों को शेयर बांटने पड़े, ऐसा नहीं सोच रहा है वो। तो यहाँ ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कमेटी हैज सजेस्टेड डबलिंग द फार्मर इनकम, है ना, वही है डबलिंग द एग्रीकल्चर इनकम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये तो स्पष्ट है, आपको पता है दलवाई कमेटी जो है इसके ऊपर काम किया था। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दलवाई कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रेफरेंस टू डंपिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, कि द मोटिव ऑफ डंपिंग इज टू गेट रिड ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। कि पहला तो आप ये कहते हैं कि डंपिंग का जो मोटिव है वो यही है कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है उससे आपको छुटकारा मिल जाए। तो ठीक बात है,
क्योंकि जब आपके पास में ज़्यादा प्रोडक्शन है तभी तो आप उसको बाहर मार्केट में बेचना चाहोगे। अगर आपके पास इतना प्रोडक्शन है ही नहीं तो आपकी डोमेस्टिक जो मार्केट है वही उसको कंज्यूम कर लेगी, तो आप बाहर कैसे बेचोगे। तो डंपिंग यानी कि आप जो है वो सस्ते में बेचते हो ना। डंपिंग का मतलब जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है कि डोमेस्टिक में आपको महंगा मिलेगा और बाहर जब आप दूसरी कंट्री को वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो आप सस्ता करके बेच रहे हैं, ठीक है। उसको जो है आप सस्ते रेट में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक कंपटीशन है, उस कंपटीशन से भी वहाँ पर जो है प्राइस आप कम कर देते हैं। लेकिन घरेलू मार्केट में आप महंगा बेच रहे हो तो वहाँ पर इस कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं डंपिंग के साउंड में, राशनिंग जिसको बोलते हैं, राशिपातन, सॉरी राशनिंग नहीं, राशिपातन, ठीक है। तो डंपिंग यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से का। तो इसका मोटिव होता है कि गेट रिड टू सरप्लस प्रोडक्शन, यस। तो ऑप्शन ए तो आपका सही है। दूसरा कहता है डंपिंग मींस सेलिंग गुड्स एट ए लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट, यस। तो होम मार्केट की बजाय फॉरेन मार्केट में, अभी मैंने यही तो बात की, तो ऑप्शन 2 भी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो डी यानी कि बोथ 1 और 2 दोनों जो है आपके सही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द थ्योरी ऑफ साउंड फाइनेंस। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हम पढ़ करके आए एडम स्मिथ का, जिसमें वो कहते हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसको सार्वजनिक ऋण नहीं लेना चाहिए। आई थिंक 48-49 नंबर का एक क्वेश्चन था वो, जिसमें वो कहते हैं कि सार्वजनिक ऋण नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सार्वजनिक ऋण ले रहा है वो वार में या फिर जो इकोनॉमिक बैड एक्टिविटीज में चला जाएगा। या आप पढ़ करके आए हैं, ठीक है। एडम स्मिथ कहते हैं, एडम स्मिथ उसी फंड को जो है वो साउंड फाइनेंस कह रहे हैं, ठीक है ना। वो जो थ्योरी आप पढ़ करके आए पीछे, वो उस थ्योरी को ही क्या कहते हैं, द थ्योरी ऑफ साउंड फाइनेंस, जिसमें वो कहता है कि भाई बैलेंस बजट होना चाहिए। जो मैंने अभी बात की थी पीछे, आपने सुना भी होगा, ध्यान दिया होगा कि जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है ना, उतना ही गवर्नमेंट क्या करे, उतना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे। तो अगर गवर्नमेंट का बजट जो है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम है, तो उसको जो है कम पैसे मिलेंगे खर्च करने के लिए, और उस कम पैसे को वो एफिशिएंट तरीके से खर्च करेगा, ठीक है ना, उसको फुली यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। और अगर वो डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि वो अगर वो जो है वो बोरविंग कर लेता है, ठीक है ना, वो उधार ले लेगा, तो फिर उसके पास में तो पैसे आ जाएंगे, तो वो उस पैसे का वेस्टेज करेगा, या वो वार पे ले जाएगा, या फिर जो है इकोनॉमी बैड की तरफ ले जाएगा ना। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा। तो थ्योरी ऑफ साउंड सरप्लस साउंड फाइनेंस जो है वो एडम स्मिथ वाली थ्योरी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन बैलेंस बजट जो है इसका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। कहता है से का जो बाजार नियम है, सेज लॉ इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट द पीपल स्पेंड ओनली ए पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड। नो 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 नो, से का जो नियम है वो आप लगभग जस्ट इतना सा ही पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे हैं लगभग क्या पढ़ते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लगभग इतना ही पढ़ा करके छोड़ जाता है, बहुत सारी बुक्स में भी इतना ही पढ़ा करके छोड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आज आप इसको भी समझ लीजिए कि से का जो बाजार नियम है वो ये कहता है कि जैसे ही सप्लाई बन रही है, तो सप्लाई अगर कोई चीज का, इस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सप्लाई बन रही है, इसको बनाने में मेरे को किसकी जरूरत पड़ी, मेरे को फैक्टर की जरूरत पड़ी, जिससे ड्राइव्ड डिमांड बनी, यानी कि ड्राइव डिमांड, फैक्टर की जरूरत पड़ी। फैक्टर को इस चीज के बनाने के मैंने क्या दे दिए, पैसे दे दिए। तो फैक्टर को जैसे ही मैंने किसी चीज को बनाने के पैसे दिए हैं, क्योंकि उसने ये चीज बनाई है, काम किया, उस काम के बदले में उसको पैसे दूंगा, तो उसको जैसे ही पैसे गए हैं तो उसके पास इनकम हो गई। इनकम हो गई तो वो क्या करेगा, उस इंटायर इनकम को स्पेंड करेगा, खर्च करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि सप्लाई बनी तो लोगों के पास में यानी कि वेज गई तो उसने क्या करा, डिमांड। तो इसी को उसने जो है वो बोला है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन वो कहता है कि इंटायर इनकम को खर्च करेगा, वो कोई पार्ट पोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो है वो गलत हो जाता है। दूसरा करते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड दैट इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट वाज ब्रॉट अबाउट बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से संबंधित है, तो आप कहेंगे कि यस, ये तो सही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, यस, सी जो है वो कह रहा है ओनली 2, तो आप कहेंगे यस, ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 इज। तो 2025 में जब हम GHI की इंडेक्स देखते हैं इंडिया की, तो आपको मैं बता दूं कि 127 देश जो हैं, 127 देशों का GHI इंडेक्स जो है वो लिया जाता है, उसमें से इंडिया 105वें रैंक पे है।
ठीक है। और इसका जो GHI इंडेक्स का जो पॉइंट है वो शायद 27.3, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये था। और ये सवेयर गरीबी में आता है, यानी कि गरीबी की बहुत क्रूर गरीबी जिसको हम बोल सकते हैं, गरीबी का मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा गरीबी, सवेयर गरीबी जो है इसमें हम अभी शामिल हो रहे हैं। तो 105वां रैंक है, ये आप ध्यान करेंगे। चलिए 98th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मार्शल इन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज। देखिए मार्शल की जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं, कार्डिनल अप्रोच को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम MUM को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी कांस्टेंट जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो क्या कहता है, दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल measure of dispersion and is defined as the difference between the value of the extreme item of a series, it is called। क्या कह रहा है कि एक अपकिरण का सबसे आसान माप है, लेकिन एक श्रेणी की अधिकतम मद और न्यूनतम मदों के बीच के अंतर को बताता है। तो देखिए आपको पता है कि ऐसे 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 अगर आपका कोई डेटा जो है वो बिखरा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका जो है न्यूनतम और ये आपका जो है वो एक्सट्रीम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताती है आपकी रेंज, जहां आप लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, तो डी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक अफेक्ट मनी बाय। ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक अफेक्ट्स मनी बाय। केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए खुले बाजार के परिचालन से मुद्रा कैसे प्रभावित होती है। देखिए कैसे प्रभावित होती है, जब केंद्रीय बैंक जो है वो खुले बाजार की परिचालन की प्रक्रियाएं करती है तो मनी उससे कैसे जो है वो प्रभावित होगी। तो कब कैसे होगी, जब आप ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो भी प्रतिभूतियां हैं, जो भी आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, जो भी गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं, उनको आप बेचेंगे खरीदेंगे, उससे प्रभावित होगा। सेलिंग एंड बाइंग से प्रभावित होगा, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर होगा। आप ओपन मार्केट ऑपरेशन में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभावित होता है, कि उसको हम खरीदते बेचते हैं, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नोन एज मदर ऑफ सेंट्रल बैंक। है ना, तो ये जो सेंट्रल बैंक का जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं तो ये कहाँ से आया है। जैसे एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो सारे बैंकों को निर्देश करे, और रूल और एक सिस्टम जो बनाया गया है ये कहाँ से निकल करके आया। ठीक है, तो ऐसा जो है वो आपको पता ही है कि ये बैंक ऑफ इंग्लैंड से जो है इसको निकल करके आया। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर ऑफ सेंट्रल बैंक माना जाता है। ये कंसेप्ट की जननी जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड से आया है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टैटिस्टिक्स आर टू टाइप्स ना, एक डिस्क्रिप्टिव, एक जिसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, और एक जिसको बोलते हैं हम इन्फ्रेंशियल। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है, डिस्क्रिप्टिव जो जैसे डेटा है उसको वैसा का वैसा बता देना, जस्ट वो बताएगा कि डेटा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कि हम सैंपल लेंगे और सैंपल से हम पॉपुलेशन को क्या कर देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन आ जाती है, यानी कि हम एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल से हम जो है वो प्रेडिक्शन करेंगे, आगे की बात को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डेटा है उसी डेटा को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 है हाइपोथेसिस। तो डिस्क्रिप्टिव का है क्या, नहीं है। क्यों कि हाइपोथेसिस जो है वो हम क्या करते हैं, उसमें हम यही तो करते हैं कि डेटा लेंगे सैंपल और उसका फिर हम क्या कर देंगे, प्रेडिक्शन कर देंगे। तो ये तो आपका किस में आ जाएगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। क्रिएटिंग बार डायग्राफ एंड हिस्टोग्राम, यस। तो ये आपको जो है वो सीधा सीधा आप बता देते हो कि क्या डेटा है और क्या डेटा कहना चाहता है। तो ऐसे ग्राफ जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। तो ओनली 2 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 103 जो क्वेश्चन है, 103 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एलोकेटिव एफिशिएंसी अकर। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है। आवंटन दक्षता प्राप्त होती है जब। तो अभी तक हमने जो है वो 40 से 101 तक 2 तक क्वेश्चन को कर लिया है। आपकी कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कितने % क्वेश्चन जो है आपके सही हो रखे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप एक बार बताइए कि आपके कितने सही हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन कहता है एलोकेटिव एफिशिएंसी अकर्स व्हेन। एलोकेटिव एफिशिएंसी कब आएगी? जब जो कंज्यूमर को चाहिए वो कंज्यूमर को मिले और जो प्रोड्यूसर को चाहिए वो प्रोड्यूसर को मिले, और टोटल में जब मार्केट का पॉइंट बनेगा तो वहां पर आप कहते हो कि टोटल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना कम दे करके जितनी ज्यादा यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलनी चाहिए वो उसको मिल रही है, जितना कम कॉस्ट लगा करके जितना ज्यादा आउटपुट और प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए वो प्रोड्यूसर को मिल रहा है। वो एक ही मार्केट स्ट्रक्चर में मिलती है जिसको हम बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म या कैपिटलिज्म, जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड। ठीक है, तो वहां पर आप देखते हो कि कंज्यूमर का सरप्लस बराबर हो जाता है प्रोड्यूसर के सरप्लस के, और दोनों का जो सरप्लस है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ मार्केट डिसाइड कर रही है, तो डी जो है ऑप्शन आपका यहाँ आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक डेट। तो सार्वजनिक ऋण का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो आप कहेंगे बोरविंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नहीं सॉरी, बोरविंग फ्रॉम सिटीजन थ्रू गवर्नमेंट सेविंग फंड। ठीक है, कि आप बोरविंग कर रहे हैं सिटीजन से, लोगों से उधार ले रहे हो, तो आप जो है पब्लिक डेट कहोगे। यस, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट होगा, पब्लिक डेट कहेंगे। बोरविंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप उधार दे रहे हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उधारी, यानी कि आप उसको दे रहे हो, IMF को जो है आप उधार दे रहे हो, ना कि आप वहां से ले रहे। तो आप दे रहे हो तो फिर आप जो है वो ऋण में कैसे आओगे? वो तो फिर नहीं होगा। फिर कहते हैं रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से जो भी आपका राजस्व आएगा वो तो आपका रेवेन्यू में आ गया। ठीक है, तो वो भी आपका ऋण नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट लोन, आप स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको लोन दे रहे हो तो भी जो है वो ऋण में तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है आपका यहाँ राइट आंसर होगा, बोरविंग फ्रॉम सिटीजन थ्रू गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड्स। गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड के द्वारा आप नागरिकों से जो उधारी ले रहे हो कि फिर उधारी में ही शामिल होगी ना। चलिए इसको एक बार मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझ आए। देखिए, मैथ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो बूम की स्थिति क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति क्या होती है, स्लंप की स्थिति क्या होती है, रिकवरी की स्थिति क्या होती है, ये आपसे बिजनेस साइकिल के बारे में पूछ रहा है। तो बिजनेस साइकिल में आप देखते हैं कि बूम का मतलब होता है बिल्कुल मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो सही है, ए का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप ये कह रहे होते हो कि एकदम से मिनिमम पॉइंट पे आ जाओ, तो आप जो है कॉन्ट्रैक्शन में कमी जो है उसको देखते हो। रिकवरी का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो आप मंदी है उस, देखो यहाँ हिंदी में यहाँ पे स्लंप है, यहाँ पे आप देख रहे हो मंदी, तो मंदी तो आपका आ गया न्यूनतम। ठीक है, ये आपका आ गया अधिकतम। अब संकुचन यानी घटता हुआ आय का रोजगार, कम होता हुआ, और रिकवरी मतलब थोड़ा सा ठीक ठीक होता हुआ, बढ़ता हुआ। तो आप देख रहे हैं ए का 3 सी का 4, ए का 3 सी का 4। ठीक है, तो ए का 3 और सी का 4 यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा देखेंगे कि बी का 1, ए का 3 सी का 4 बी का 1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। वो कह रहा है कि यस, कहता है अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी व्हाट डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज। क्या डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट? ठीक है, तो आप देखते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी का जो कंसेप्ट है वो गुस्ताव कैसल ने दिया है ना, ये आपको ध्यान कर लेना है। क्या कहता है, द मनी सप्लाई इन बोथ कंट्री, मनी सप्लाई के बारे में एक्सचेंज रेट की जो है वो नहीं कहता है। द डिफरेंस इन इन्फ्लेशन रेट बिटवीन टू कंट्री, इन्फ्लेशन रेट के बीच में। यस, तो परचेजिंग पावर जो है पैरिटी वो कहता है कि भाई आप जो है वो देखो कि आपकी प्राइसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, दूसरे की प्राइसेस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दोनों में जो है ना वो सेम यूनिट जो है वो मिलनी चाहिए। यानी कि गोल्ड का अगर इसको जो है वो 100 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड ये खरीद पा रहा है और ये अपनी कंट्री में 50 रुपये में अगर 10 ग्राम गोल्ड खरीद पा रहा है, तो यहाँ पर जो है ये इन्फ्लेशन का कंसेप्ट आ जाता है कि ये बढ़ी हुई है इसमें, है ना। लेकिन वो कहता है कि 10 ग्राम गोल्ड का जो है वो देखेंगे, तो परचेजिंग पावर को देखेंगे
ठीक है ना, कि वो कितना परचेज कर पा रहा है, वो कितना परचेज कर पा रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इन्फ्लेशन रेट बिटवीन टू कंट्रीज। तो यस, बी जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो, यानी कि टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें है ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन जीरो है। इसका मतलब एल शेप का आपका आईसी कर्व बना, एल शेप का आईसी कर्व आपका बनता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, तो देन मीन्स द फैक्टर ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन नंबर बी आपका यह राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इन इलास्टिक एंड सप्लाई इज इलास्टिक, डिमांड इन इलास्टिक है और सप्लाई इलास्टिक है, ये आपको ध्यान करना है, देन द बर्डन ऑफ टैक्स विल बी रिलेटिवली हायर ऑन। तो अगर डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है और सप्लाई इलास्टिक है, आप ये मान करके चलिए ये इलास्टिक सप्लाई है, क्लियर है बात। तो अगर हम उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं तो ये सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर चला जाएगा, बर्डन चला जाएगा बायर, खरीदने वाले के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उस टैक्स को उसके ऊपर डाल देगा, वो कहेगा कि भाई 10 रुपये टैक्स के लग गए, ये मैं क्यों भुगतूं, ये तो तुम ही भुगतो। तो क्योंकि जो खरीदार है वो उसको तो वो खरीदनी है, तो 10 रुपये महंगी भी मिलेगी तो उसको वो खरीदना है, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, तो वो 10 रुपये जो है उसके ऊपर डाल देगा, उसका जो भार है वो उसके ऊपर डाल देगा। तो यहाँ आपको ध्यान करना है ऑप्शन नंबर 1 ए, बायर के ऊपर सारा बर्डन जो है वो शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 109th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैच द थ्योरी ऑफ लिस्ट 1 विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन लिस्ट 2। तो एक बार फिर मैं इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि हमें पूरा, देखिए ऑप्शन हम बाद में कर लेंगे। देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, ये आपने को देखना है। तो कहता है नेशनल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, यस। तो ए का तो एक ही आएगा, ये तो कंफर्म है कि ए का एक ही आएगा, ठीक है। बी कहता है कंजप्शन फंक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल कंजप्शन, यस, यही तो आपका कंजप्शन फंक्शन कहता है, ठीक है ना, कि इनकम के रिस्पेक्ट में कंजप्शन को हम देखते हैं, कंजप्शन फंक्शन होता है, यही तो हम देखते हैं, ठीक है, कि कंजप्शन इज इक्वल टू सी बार प्लस सी नोट वाई, इनकम के रिस्पेक्ट में कंजप्शन को देखते हैं, कंजप्शन फंक्शन, क्लियर है बात। फिर हम कहते हैं इन्फ्लेशन, द रेट एट विच प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज राइजेस इन द इकोनॉमी, यस, तो ये भी आपका सही है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो फिर अपने आप फोर्थ हो जाएगा, तो ए का 1, बी का 2, 3 का 3, 4 का 4, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ए का 1, बी का 2, 2 का 3। तो ये आप बी ऑप्शन में ही देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों के आर्थिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है वो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है कि वो एक दूसरे के साथ मिल करके चलेंगे तभी तो वो डेवलपिंग नेशन में जो है वो डेवलपमेंट की ओर चलेंगे, कि सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, या प्राइवेट सेक्टर ने अगर वो कर दिया तो फिर गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों जो है वो मिलकर के आपकी जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ की ओर लेके जा सकते हैं, ये दोनों मिल करके। तो हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री उसको हम बोलते हैं जो दो मिलकर के एक काम को पूरा कर रहे हैं। तो टोटल काम क्या, आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ होना, तो आपकी जो इंड्यूज इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो प्राइवेट सेक्टर को भी आपको जो है वो अग्रणी भूमिका निभानी है और आपकी गवर्नमेंट सेक्टर को भी अग्रणी भूमिका निभानी है। तो ऑप्शन नंबर डी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 111 जिसको हम नेल्सन कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर एक्टिविटी, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा क्षेत्र गतिविधियों का भाग नहीं है। तो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस ये तो आपको पता ही है सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट भी आपका सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ये भी आपका, ये जो भंडारण है ये भी आपको सर्विस ही दे रहा है ना, कि वो आपकी वस्तुओं को स्टोर करके रखता है और जब आपको जरूरत होती है आप उसमें से निकाल लेते हैं।
तो ये तीनों सर्विस के हैं। ये आपसे नोट द पार्ट पूछा है इसने। तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, एक तरीके से गुड्स है, एक वस्तु है। गैस और वाटर सप्लाई, पानी जो है वो आपको भौतिक रूप से मिल रहा है। तो डी आपका यहाँ राइट आंसर होगा, जो भाग नहीं है सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 112 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज मार्केट फेलियर। इनमें से क्या है जो मार्केट को फेल कर देता है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नलिटीज अगर आ जाएंगी तो वो भी मार्केट को फेल कर देंगी, और एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वो भी मार्केट को फेल कर देगी। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन तो अपने आप में ही मार्केट को कहते हैं हम, तो फिर ये नहीं करेगा। तो 1 और 2 का जो ऑप्शन है वो आपका यानी कि सी, जहां आपको 1 और 2 करेक्ट है, यही आपका राइट आंसर बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि विच ग्रुप ऑफ पीपल इज स्पेसिफिकली टारगेटेड बाय द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS। तो जो स्पेशल TPDS की बात हमने किया है, इसमें आप देखते हो कि बहुत ही जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो गरीब परिवार है उनको टारगेट किया गया है। एम्प्लॉई अगर है गवर्नमेंट के तो वो फिर कैसे ही मतलब पुअर होंगे, उसमें तो फिर वो हम उसको तो बाहर ही हो जाएंगे वो तो, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो दूसरा तो आप देखते हैं कि सही हो रहा है आपका। तो ओनली 2 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और जल्द ही हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट होने वाला है। लास्ट तक बने रहें। चलिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स 20, 30, 45 विल बी। तो जब आप इनका मीन और वो निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से, देखिए मीन जो है हमेशा ही आपका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। आप इनका मीन भी निकालेंगे, और अगर आप इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो आपका छोटा आएगा, क्योंकि वो आप अंडर रूट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा आंसर आ जाता है डी ऑप्शन, जहाँ पर मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 115 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन रेफरेंस ऑफ ट्रेड साइकिल। ठीक है, अंडर कंजम्पशन थ्योरी जे ऑप्शन जो है उसी ने दी है, तो आप कहेंगे सही है। ट्रेड साइकिल के मामले में पूछ रहा है, देखिए आप ये ध्यान कर लेना, ठीक है। कहीं कंजम्पशन और जे भी ऑप्शन आप सोचोगे क्या आ गया। मॉनेटरी थ्योरी आपकी होटरे ने दिया है। ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी आपकी हाइक ने दी है, यस। साइकोलॉजिकल थ्योरी रॉबिन्सन ने नहीं दी है, आपकी AC पिगुजी ने दी है। तो यहाँ आपका डी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 116 क्या कहता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। क्या कह रहा है कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, जहां हम ये 4 प्रकार के स्केल ऑफ मेजरमेंट पढ़ते हैं, जहां आप नॉमिनल बहुत ही सबसे जो माइनर है जहां हम देखते हैं, फिर ऑर्डिनल जिसमें हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, फिर इंटरवल जिसमें हम इंटरवल को इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पर रेशियो फिर हम कंपैरिजन वगैरह को इसमें शामिल कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहला नॉमिनल स्केल जो है आपका, वो आपका आ जाता है कलर्स, क्योंकि वो आप सिर्फ ये आप देखते हो कि कलर रेड, ग्रीन, ब्लू है ना। ऑर्डिनल में आप देखते हैं कि आपका आ जाता है ग्रेड। यहाँ आप थोड़ा ऊपर नीचे ऑर्डर दे सकते हो ग्रेड को, 1 2 3 4 है तो भाई फर्स्ट ग्रेड 1, फिर दूसरे नंबर पे 2, फिर 3, है ना। इंटरवल आपका आ जाता है डिस्टेंस, यहाँ आप थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर पाते हैं। रेशियो में आप जो है टेम्परेचर, जहाँ आप फुली सारी चीज़ों को यानी कि नॉमिनल भी, ऑर्डिनल भी, इंटरवल भी, इन सभी को शामिल कर लेते हैं रेशियो के अंदर। तो ये आपका आ जाता है ये वाला। तो ऑप्शन डी जो है आपका है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, 117 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट पेज है अभी, और हमारी वीडियो जल्दी ही जो है अभी ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। चलिए, कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लाफर कर्व जो है आप देखते हैं कि लाफर कर्व की जब बात आती है तो लाफर कर्व टैक्स और टैक्सेबल इनकम के बीच में देखा जाता है। तो लाफर कर्व 1 का आप ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। एंजल कर्व इनकम और कंजप्शन के बीच को बताता है, ये भी सही है। कुजनेट कर्व्स आपको पता है कि इनकम की ग्रोथ और इनइक्वालिटी को बता रहा है, तो ये आपको यहाँ आएगा।
फिलिप्स कर्व आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बारे में बात करता है, तो ये सही है। पहले का 4, फिर दूसरे का 1, फिर तीसरे का 3, चौथे का 2, तो 4 1 3 2, यस ऑप्शन नंबर डी ही जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कमेटी ऑफ WTO। ठीक है, तो WTO की कमेटी नहीं है। मिगा आप देखते ही हो कि WTO की जो है वो कमेटी नहीं है, तो डी जो है आपको यहाँ सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केलकर रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, तो केलकर ने जो रिपोर्ट दी थी वो आपको पता है टैक्स से संबंधित जो है वो रिपोर्ट दी थी, तो आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा टैक्स। और फुल फॉर्म ऑफ PQLI जो कि आपका दिया था मॉरिस डी मॉरिस ने, इसका फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो इसके 1 से 40 तक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका एक वीडियो हम जल्दी ही ले आएंगे, कल ही जो है वो वीडियो हम डाल देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ये जरूर बताइए कि आपके कितने करेक्ट है, ताकि हम ये बता पाएंगे कट ऑफ जो है वो कितना हाई या कितना लो जाने वाला है। तो सभी बच्चे जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है और लास्ट तक बने रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारी वीडियोस, UGC नेट स्टेट या CUET के संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर आप अपने नॉलेज को और वाइड और वास्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज को, और पढ़ें ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।